हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस का 15वां लेसन जो है खाद्य संसाधनों में सुधार यानी इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खाद्य संसाधनों में सुधार इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो भोजन के स्रोत हैं जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है उनकी किस्मों में सुधार करना। तो ये है खाद्य संसाधनों में सुधार, हमारे जो भोजन के स्रोत हैं उनकी किस्मों में सुधार करना। और हमारे भोजन के स्रोत क्या हैं? पौधे व जंतु। हमें भोजन जो प्राप्त होता है पौधों से प्राप्त होता है और जंतुओं से प्राप्त होता है। पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? पौधे हैं, पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? अनाज प्राप्त होता है, फल सब्जी मसाले हमें क्या है पौधों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें क्या है? दूध प्राप्त होता है, अंडे प्राप्त होते हैं, मांस प्राप्त होता है, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो पौधों व जंतुओं की किस्मों में सुधार करना। अब इसमें सुधार की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या है वो बहुत अधिक है, जनसंख्या बढ़ भी रही है। तो सभी लोगों को, पूरी जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें क्या है? खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता है या सुधार करना चाहिए। हमारे देश में जितने क्षेत्रफल पर कृषि की जा सकती थी उतने क्षेत्रफल पर लगभग क्या है खेती होने लगी है। लेकिन फिर भी क्या है, सभी व्यक्तियों तक, पूरी जनसंख्या तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए क्या है? खाद्य संसाधनों में सुधार की आवश्यकता है। कृषि भूमि है वो बढ़ भी रही है कि और ज़्यादा भूमि भी कृषि के लिए तैयार की जा रही है, लेकिन उसके मुकाबले में कृषि भूमि घट भी रही है क्योंकि सड़क मार्ग है, सड़कें बिछाई जा रही है, रेल मार्ग है वो बनाए जा रहे हैं, उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, कस्बे बढ़ रहे हैं, गाँव बढ़ रहे हैं। इसके कारण क्या है, जो कृषि योग्य भूमि है वो कम भी हो रही है। तो इसलिए क्या है, हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि हम उसमें क्या है किस्मों में सुधार करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले किस्मों में सुधार करने का या सुधार नहीं हुआ है या सुधार करने का प्रयास नहीं हुआ है। जैसे हरित क्रांति है, हरित क्रांति से क्या है हमारे देश में अनाज का उत्पादन बढ़ा है। श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति से क्या है दूध का उत्पादन बढ़ा है। नीली क्रांति, नीली क्रांति से क्या है मछली उत्पादन बढ़ा है। येलो क्रांति या पीली क्रांति है, पीली क्रांति से जो क्या है तेल पैदा करने वाले जो पौधे हैं जिनसे तेल निकलता है, जैसे सूरजमुखी है, सरसों है, अरंडी है, इनका उत्पादन बढ़ा है। तो इनका उत्पादन बढ़ने से, जैसे हरित क्रांति से क्या है अनाज का उत्पादन तो बहुत बढ़ा है, लेकिन उससे क्या है नुकसान भी हुआ है। नुकसान क्या हुआ है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उत्पादन करने के लिए उसमें उर्वरक है, कीटनाशक है, पीड़कनाशी है, इनका उपयोग बढ़ा, जिससे पर्यावरण को क्या है नुकसान पहुंचा है, पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। तो हमें इन किस्मों में ऐसे सुधार की जरूरत है जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे फसल की किस्मों में कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे फसल उगानी चाहिए, यानी कृषि के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे पशुपालन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फसलों के बारे में। और फसलों के बारे में शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि किन किन फसलों से या किस फसल से हमें क्या पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। हमें पता है कि भोजन सभी जीवों के लिए जरूरी है, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर के वृद्धि व विकास के लिए हमें भोजन जरूरी है। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलती है, वसा मिलती है, खनिज लवण मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। तो ये इसलिए हमें क्या है जो उत्पादन है इसकी किस्मों में सुधार करने की आवश्यकता है। तो अब हम देखते हैं कि किस फसल से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है। जैसे गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इस लेसन के अंदर बोर्ड का यूज कम है, लेकिन जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे। तो गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, इन फसलों से हमें क्या है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं जैसे चना है, मटर है, मूंग है, यानी जो दालें हैं, उड़द है, मसूर है, अरहर है, इनसे हमें क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन प्राप्त होती है। चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द,
अरहर, इनसे हमें क्या है, प्रोटीन प्राप्त होती है। इसके अलावा जैसे सोयाबीन है, इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। इसके अलावा सूरजमुखी, सरसों, अरंडी, तिल, इनसे हमें क्या प्राप्त होती है, वसा प्राप्त होती है। यानी इनमें क्या है, ये पोषक तत्व ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे इनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, इनमें प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है, इनमें वसा ज़्यादा पाई जाती है। और जैसे बरसीम है, जई है, घास है, इन सूडान घास है जैसे, इनसे हमें क्या है, चारा प्राप्त होता है। तो ये हमने देख लिया कि किन किन फसलों से हमें क्या है, क्या क्या पोषक तत्व, क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं। हमारे देश में अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग मौसम है, यानी जलवायु है वो अलग अलग है। तो उसी आधार पे क्या है, फसलें भी अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको तापमान ज़्यादा चाहिए, कुछ फसलें ऐसी होती है जिनको दीप्ति काल ज़्यादा चाहिए। दीप्ति काल का मतलब है प्रकाश की अवधि, किसी को कम प्रकाश चाहिए, किसी को ज़्यादा प्रकाश चाहिए, तो किसी को क्या है, पानी ज़्यादा चाहिए। तो मौसम के आधार पर हम क्या है, फसलों को दो भागों में बांटते हैं। पहला है खरीफ की फसल। खरीफ फसल कौन सी होती है, वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। और ये क्या है, जून से लेकर अक्टूबर तक इनका समय होता है। तो वर्षा के दौरान, बारिश के दौरान, जो वर्षा के मौसम में जो फसलें बोई जाती है उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे धान है, कपास है, मक्का है, ये क्या है, खरीफ की फसलें हैं। अब हम बात करते हैं रबी फसल कौन सी होती है। रबी की फसल कौन सी होती है, वे फसलें जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है उन्हें हम रबी की फसल कहते हैं। जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, जौ है, ये क्या है, रबी की फसलें हैं। तो मौसम के आधार पर हम फसलों को दो भागों में बांट सकते हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। यहाँ भी आप फसलों को बांट सकते हैं, अनाज वाली फसल कौन सी है, दालों वाली फसल कौन सी है, तेल वाली फसल कौन सी है। इस तरह से एक वर्गीकरण ये भी बनता है। अब हम देखते हैं, हमने आठवीं क्लास के अंदर जो पहला लेसन था फसल उत्पादन व प्रबंध, उसमें हमने कृषि प्रणालियों के बारे में, कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ा था कि मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है, बुआई कैसे करनी है, खाद व उर्वरक कैसे देने हैं, सिंचाई कैसे करनी, ये हमने कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ा। अब हम इस लेसन में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा खाद्य संसाधनों में सुधार से संबंधित ये लेसन है। तो अब हम देखते हैं कि फसल उत्पादन में जब हम सुधार करते हैं तो कृषि पद्धतियां अपनाते हैं, गतिविधियां जो हम करते हैं उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। दोबारा सुन लीजिए कि फसल उत्पादन में सुधार के लिए जो हम गतिविधियां अपनाते हैं उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है फसल की किस्मों में सुधार। पहला क्या है, फसल की किस्मों में सुधार। दूसरा है फसल उत्पादन प्रबंध, फसल उत्पादन प्रबंधन। और तीसरा है फसल सुरक्षा प्रबंधन। जो फसल उत्पादन में सुधार के लिए हम गतिविधियां अपनाते हैं उनको हमने तीन भागों में बांटा है। पहला है फसल की किस्मों में सुधार, तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फसल की किस्मों में सुधार, कि फसल की किस्मों में हम कैसे सुधार करते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हम उचित बीज का, अच्छी गुणवत्ता के बीज का चयन करके, चुनाव करके हम फसल की किस्मों में सुधार कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संकरण विधि। संकरण विधि के द्वारा भी हम फसल की किस्मों में सुधार कर सकते हैं। कैसे, जैसे एक पौधा है जिसमें रोग नहीं लगते हैं और एक पौधा है जिसमें उत्पादन अधिक होता है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों पौधों से एक नया पौधा तैयार करेंगे, तो उसमें रोग भी नहीं लगेंगे और उत्पादन भी अधिक होगा।
तो ये होता है संकरण। इसमें इस संकरण के बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ हमारा टॉपिक नहीं है। तो संकरण से भी क्या है, हम फसल की किस्मों में सुधार कर सकते हैं। एक और तरीका है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे आनुवांशिकी अभियांत्रिकी हिंदी में कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उससे क्या होता है, पौधों में ऐसे जीन प्रवेश करवाए जाते हैं जिससे पौधों में ऐच्छिक गुण, यानी जो गुण हम चाहते हैं वो उसमें उत्पन्न हो सके। तो फसल की किस्मों में सुधार हम कैसे कर सकते हैं? उचित बीज का चुनाव करके, संकरण विधि के द्वारा और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम फसल की किस्मों में सुधार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फसल की किस्मों में हमें सुधार करने की आवश्यकता क्यों है। फसल की किस्मों में सुधार करने की आवश्यकता क्यों है, ये प्रश्न ऐसे ही आ सकता है कि फसल की किस्मों में सुधार करने की आवश्यकता क्यों है। तो इसके हम कुछ कारक देखते हैं। पहला है उच्च उत्पादन। पहला क्या है? उच्च उत्पादन। तो हमें क्या है, उच्च उत्पादन, ज्यादा उत्पादन लेने के लिए फसल की किस्मों में सुधार की आवश्यकता है कि हमें कम क्षेत्र में फसल लगाएं तो हमें ज्यादा अनाज प्राप्त हो, ज्यादा फल प्राप्त हो, ज्यादा सब्जियां प्राप्त हो। तो कम क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन हो, इसके लिए हमें फसल की किस्मों में सुधार की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं दूसरा कारक क्या है, उन्नत किस्में। उन्नत किस्में, फसलों की उन्नत किस्में प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, सुधार की आवश्यकता है। उन्नत किस्मों का क्या मतलब है कि जिन फसलों से हमें दाल लेनी है, दाल वाली फसल है, तो वो फसल ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। और तेल वाली फसल है तो उनसे जो तेल निकले वो ज़्यादा मात्रा में निकले और तेल की क्वालिटी है वो अच्छी हो। तो इसलिए हमें क्या है, फसल की किस्मों में सुधार की आवश्यकता है। तीसरा हम देखते हैं जैविक व अजैविक प्रतिरोधकता। जैविक व अजैविक प्रतिरोधकता। जैविक व अजैविक प्रतिरोधकता की फसलें हैं, फसल की जो किस्म है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जैविक व अजैविक प्रतिरोधकता हो। जैविक प्रतिरोधकता का मतलब क्या है, उसमें किसी भी तरह का रोग ना लगे, कोई कीट ना लगे, उसमें कीड़े ना लगे, यानी वो रोग प्रतिरोधी हो और कीट प्रतिरोधी हो। तो रोग प्रतिरोधी होगी, कीट प्रतिरोधी होगी, तो क्या है, हमारे मेहनत भी बचेगी और हमारा खर्च भी कम होगा। अजैविक प्रतिरोधकता का मतलब है कि फसल की किस्म ऐसी हो जिसे क्या है, इस पर गर्मी का ज़्यादा गर्मी हो तो गर्मी में वो खराब ना हो, ज़्यादा सर्दी हो तो ज़्यादा सर्दी में खराब ना हो, सूखा पड़े तो सूखे में वो खराब ना हो। यानी जैविक व अजैविक प्रतिरोधकता का मतलब है उसमें किसी तरह का कोई रोग ना लगे, फसल की किस्म है गर्मी को सहन कर सके, ठंड को सहन कर सके, सूखे को सहन कर सके। तो ये जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए हमें फसलों की किस्मों में सुधार की आवश्यकता है। चौथा हम पढ़ते हैं परिपक्वन काल में परिवर्तन। परिपक्वन काल में परिवर्तन। परिपक्वन काल में परिवर्तन से क्या मतलब है कि हमें जो फसल है उसकी किस्मों में जो उसके फसल के पकने का जो समय है, यानी परिपक्वन क्या होता है, परिपक्वन काल क्या होता है, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक का समय, उसे हम परिपक्वन काल कहते हैं। कि फसल की किस्म है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें परिपक्वन काल कम हो, वो कम समय में पक जाए। अगर फसल कम समय में पक जाएगी तो किसान का क्या है, मेहनत बचेगी, खर्च बचेगा, समय भी बचेगा और एक साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फसलें हम ले पाएंगे। तो परिपक्वन काल कम होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो परिपक्वन काल में परिवर्तन करने के लिए, परिपक्वन काल को कम करने के लिए हमें फसल की किस्मों में सुधार की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं पांचवा कारक, ये है व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता का मतलब क्या है कि फसल की किस्म है वो ऐसी होनी चाहिए
कि वो हर तरह की परिस्थितियों के अंदर उगाई जा सके। जैसे कपास है, काली मिट्टी में अच्छी होती है, उसकी पैदावार है वो ज़्यादा होती है, तो उसकी किस्म ऐसी होनी चाहिए कि उसे हर तरह की मिट्टी में लगाया जा सके ताकि उसका उत्पादन है वो बढ़ सके। तो ये है व्यापक अनुकूलता की, अलग अलग परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थितियों में जो फसल है उसको लगाया जा सके। अब हम पढ़ते हैं छठा, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण का क्या मतलब है कि हम किसी फसल को जिस उद्देश्य के लिए लगाते हैं, हमारा वो उद्देश्य कम समय, कम मेहनत और कम खर्च के अंदर पूरा हो जाए। दोबारा सुन लीजिए, किसी फसल को हम जिस उद्देश्य के लिए लगाते हैं वो हमें कम समय, कम खर्च और कम मेहनत से वो उद्देश्य प्राप्त हो जाए। जैसे चारे की फसलें हैं, चारे की फसलों में हम क्या यूज करते हैं, पौधे की शाखाएं यूज करते हैं, पत्तियां यूज करते हैं। तो पौधा ऐसा होना चाहिए, यानी किस्म ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पत्तियां ज़्यादा हो, पत्तियां बड़ी हो, शाखाएं लंबी हो, शाखाएं सघन हो। तो ये है ऐच्छिक गुण। चारे वाली फसलों में ऐच्छिक गुण क्या है, उसकी शाखाएं लंबी होनी चाहिए, घनी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जैसे अनाज वाली फसलें, उसमें हमें अनाज चाहिए, यानी बीज है, जो फल है वो चाहिए, हमें उसमें पत्तियां, शाखाएं नहीं चाहिए। तो अनाज वाला जो पौधा है वो बोना होना चाहिए। तो ये हमने कुछ कारक पढ़े हैं कि फसल की किस्मों में सुधार हम कैसे कर सकते हैं और फसल की किस्मों में सुधार की हमें क्यों आवश्यकता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए, उन्नत किस्मों के लिए, जैविक व अजैविक प्रतिरोधकता के लिए, परिपक्वन काल में परिवर्तन के लिए, व्यापक अनुकूलता के लिए, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण के लिए हमें फसल की किस्मों में सुधार की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, फसल उत्पादन प्रबंधन। फसल उत्पादन प्रबंधन का क्या मतलब है कि हमने किस्मों में सुधार कर लिया है, अच्छी किस्में पैदा कर ली है, तो उससे क्या है, अब फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि अभी तक किस्मों में सुधार नहीं किया गया है, बहुत सी अलग अलग फसलों की उन्नत किस्में आ भी चुकी है, तो उसमें और सुधार की क्यों आवश्यकता है ये मैंने आपको बता दिया है। अब फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल की किस्में हमने तैयार कर ली, उसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। तो उसमें फसल उत्पादन प्रबंधन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोषक प्रबंधन। पोषक प्रबंधन। पोषक प्रबंधन क्या है, जिस तरह से हमें भोजन की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो पौधों को भी क्या है, अपने वृद्धि विकास के लिए, फूल बनाने के लिए, फल बनाने के लिए पोषकों की आवश्यकता होती है। तो पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, टोटल वो है 16। कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब इस 16 में से 3 पोषक तत्व है। 3 पोषक तत्व कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 पोषक तत्व है पौधे किससे प्राप्त करते हैं, वायु, जल, मिट्टी से प्राप्त, वायु और जल से प्राप्त कर लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन वायु से प्राप्त कर लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल से प्राप्त कर लेते हैं। यानी 3 तत्व है वो वायु और जल से प्राप्त कर लेते हैं। अब बाकी कितने रह गए, 13 पोषक तत्व। वो 13 पोषक तत्व पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, भूमि से प्राप्त करते हैं। और उसमें से 13 पोषक तत्वों में से 6 पोषक तत्वों की पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और ऐसे 6 पोषक तत्व उन्हें हम कहते हैं वृहत पोषक तत्व। 6 पोषक तत्वों की पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें हम वृहत पोषक कहते हैं। और ये वृहत पोषक कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये 6 पोषक तत्व हैं, इनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। दोबारा सुन लीजिए, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। जो पोषक तत्व कम मात्रा में आवश्यकता होती है वो कितने हैं, 7 पोषक तत्व। और ये कौन कौन से हैं, आयरन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, बोरॉन, मैग्नीज और मोलिब्डेनम।
तो 7 पोषक तत्वों की पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। आयरन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, बोरोन, मैंगनीज और मोलिब्डेनम। तो 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 3 पोषक तत्व है वायु और जल से प्राप्त कर लेते हैं और 13 पोषक तत्व पौधे हैं वो भूमि से प्राप्त कर लेते हैं। अब इन 13 पोषक तत्वों को बार बार खेत में फसल उगाने से भूमि में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो पोषक तत्वों की कैसे पूर्ति की जाए कि हम उत्पादन को बढ़ा सकें। तो पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम यूज करते हैं खाद व उर्वरक। क्या यूज करते हैं? खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक के बारे में आप 8वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो खाद व उर्वरक क्या है? वे पदार्थ जिन्हें भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए डाला जाता है उसे हम खाद व उर्वरक कहते हैं। तो खाद व उर्वरक किस लिए डालते हैं? हम भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खाद व उर्वरक को डालते हैं। अब हम देखें कि खाद है वो कितने तरह की होती है। तो पहला है खाद कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, और तीसरा है हरी खाद। तो खाद है वो 3 तरह की होती है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद। कंपोस्ट कौन सी होती है? जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से जो खाद बनती है उन्हें हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से जो खाद बनती है उसे हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। जैविक पदार्थ कौन से हो गए? फलों का, सब्जियों के छिलके है, कृषि अवशेष है, जो फसलों के अवशेष है, पशुओं का मल मूत्र है, इनके सड़ने गलने से जो खाद बनती है उन्हें कंपोस्ट खाद कहते हैं। और कंपोस्ट खाद को अगर केंचुओं से तैयार किया जाए तो उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। हरी खाद क्या होती है? हरे पौधों के सड़ने गलने से जो खाद बनती है हरी खाद कहते हैं। इसके लिए क्या है, जैसे ग्वार है, डेंचा है, इन फसलों को भूमि में उगा दिया जाता है। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो खेत को जोतकर इन्हें भूमि में मिला दिया जाता है। इनसे क्या होता है, भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। तो खाद क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। उर्वरक क्या है? एक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, अकार्बनिक पदार्थ है। जिस तरह से खाद है इनको अलग अलग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद में बांटा गया है। तो उर्वरक को भी क्या है, जैसे नाइट्रोजन वाली खाद जिसमें नाइट्रोजन की अधिकता हो, पोटेशियम वाली खाद जिसमें पोटेशियम की अधिकता हो, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो यहाँ हम थोड़ा अंतर पढ़ लेते हैं जिससे हमें खाद व उर्वरक अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे कि खाद है वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होती है फसलों के लिए, उससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन उर्वरक से क्या है, प्रदूषण फैलता है। खाद के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। उर्वरक के अंदर पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खाद का असर धीरे धीरे होता है लेकिन उर्वरक है वो तुरंत प्रभाव डालते हैं। ठीक है, खाद की हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है खेत के अंदर फसल पैदा करने के लिए, लेकिन उर्वरक है हमें कम मात्रा में डालना पड़ता है। खाद का भंडारण मुश्किल है क्योंकि इसे खेत में तैयार किया जाता है, फसलों के अवशेष से तैयार किया जाता है, पशुओं के मलमूत्र से तैयार किया जाता है। लेकिन उर्वरक है उसका भंडारण आसान होता है। आगे हम पढ़ें कि खाद का जो परिवहन है वो भंडारण और परिवहन भी क्या है, इसका मुश्किल होता है। उर्वरक का परिवहन मुश्किल नहीं होता है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। इसके अलावा अगर हम देखें खाद से क्या है, ह्यूमस बनता है। ठीक है, लेकिन उर्वरक से क्या है, ह्यूमस नहीं बनता है। खाद से क्या है, मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, लेकिन उर्वरक से क्या है, मृदा की उपजाऊ शक्ति में कोई सुधार नहीं होता है। तो ये था खाद व उर्वरक, जिससे क्या है हम क्या है पोषक प्रबंधन, पोषकों की मात्रा बढ़ा सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक। जो टॉपिक रह गए हैं वो हम क्या है अगले वीडियो में पढ़ेंगे।